हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज के लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड को फर्दर कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे सम स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में हमने जैसे ग्राफिकल मेथड भी पहले पढ़ा था इन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसमें भी हमने कुछ स्पेशल केसेस किए थे। सेम स्पेशल केसेस हम सिंप्लेक्स मेथड में भी कंसिडर करेंगे। तो वहां पर हम ग्राफ की हेल्प से देखते थे कि हमारे कौन से ऐसे स्पेशल केसेस हैं अदर दैन यूनिक सॉल्यूशन जो यूजुअली हमें प्रॉब्लम्स में मिलता है। तो आज हम वैसे ही सिंप्लेक्स मेथड के जब टेबल्स बनाते हैं तो वहां टेबल्स की वैल्यूज से हम इंटरप्रेट करेंगे कि वो हमारे कौन सा स्पेशल केस में फॉल करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आप वो सब गो थ्रू करेंगे तो आई होप आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप सिंप्लेक्स मेथड की इससे पहले की सारी वीडियोस अच्छी तरह से देखें और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझें। तो आज हम सिर्फ एग्जांपल्स लेंगे, हर एक केस की एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसमें आई डायरेक्टली शो यू द सॉल्यूशन पार्ट। हम उसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ जहां पर जरूरत होगी, जहां पर हमें वो स्पेशल केस मेंशन करना है कि किस वजह से हम इसको ये वाला केस कंसिडर करते हैं, हम सिर्फ उतना पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो सॉल्यूशन के जितने टेबल्स हैं मैं आपको डायरेक्टली वो टेबल्स शो कर दूंगी। आप कैलकुलेशंस करके वहां से वैल्यूज मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो स्पेशल केसेस हैं जो हम पहले भी डिस्कस हमने किया है ग्राफिकल मेथड में, तो वहां वैसे ही यहाँ पर हमारे कौन से वो केसेस हैं। एक हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। उसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे किस केस के लिए, इनफिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, जहां पर इनफिजिबल सॉल्यूशन है। फिर इनफिजिबिलिटी, चलिए इनफिजिबल ही लिखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे फॉर अनबाउंडेडनेस। ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन के लिए अनबाउंडेडनेस। उसके बाद हमारे और दो केसेस बन जाते हैं, डीजेनरेसी एंड देन साइक्लिंग। ठीक है, तो हम ये सारे केसेस डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सारे केसेस नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम मेनली आज ये पहले तीन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का केस, इनफिजिबिलिटी का केस और अनबाउंडेडनेस का केस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला केस, दैट इज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो चलिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखी है इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो एग्जाम्पल हमारी क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 16x2। उसके बाद हमें ये तीन कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है और तीनों में देखिए लेस दैन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, और साथ में ही नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट है कि दोनों डिसीजन वेरिएबल्स दे आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हम पहले अपनी कंडीशंस चेक करते हैं। वो दो कंडीशंस क्या है कि एक तो हमारी राइट हैंड साइड जो है कॉन्स्ट्रेंट्स की वो सब पॉजिटिव होनी चाहिए और उसके अलावा जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने चाहिए, वो अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्री नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस यहाँ फुलफिल होती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को लिखते हैं और एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा जो प्रॉब्लम है इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो क्योंकि सारे ही लेस दैन इक्वल टू के साइन थे, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी शो किए हैं और सारी इक्वेशंस में जो जरूरी है हमने सारे, जैसे पहले हम मेंशन करते थे 0 into s2 0 into s3 कर देते थे कॉन्स्टेंट्स में, यहाँ हमने वो नहीं किया है। सिंपल पहली इक्वेशन में s1, दूसरे में s2, तीसरे में s3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस किया है ax इक्वल टू b। तो यहाँ पर x1 x2 कितने वेरिएबल्स हैं, s1 s2 एंड s3। ठीक है, और ये जो तीन वेरिएबल्स हैं s1 s2 s3, ये तीन हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जब हमारा जो पहला टेबल बनेगा उसमें ये तीन को हम बेसिक वेरिएबल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इसके सिंप्लेक्स टेबल्स हैं वो क्या टेबल्स बन के निकल के आते हैं। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशंस खुद से करनी है और वो वैल्यूज उन टेबल्स की वैल्यूज के साथ मैच कर लेनी है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है किसी भी वैल्यू में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो देखिए प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हम जो पहला सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, ये ऊपर ये जो दो टेबल्स बने हैं, ऊपर वाला टेबल है ये हमारा पहला सिंप्लेक्स टेबल बनेगा, जहां पर हमने S1, S2, S3 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, जो वेरिएबल्स, उनको हमने बेसिक वेरिएबल लिया है इनिशियली। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे कैलकुलेशंस करने पर, तो हमारा ये मिनिमम रेशियो जो है ये हमारा लिविंग वेरिएबल बनेगा, मतलब S2, और यहाँ पर हमारा x2 बनेगा एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जब हम अपने सॉल्यूशन को रिवाइज करेंगे तो हमें यहाँ पर S2 को रिप्लेस करना है x2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ x2 आ गया। उसके बाद आप जब सारा रिवाइज करोगे उसके बाद ये टेबल बनकर आएगा। ठीक है, इस टेबल के बाद आपने देखना है अगेन डेल्टा जे वैल्यूज, अगर आप देखो तो 0 और लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है, आपकी एक वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आ रही है 8। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फिर से रिवाइज करना है, अभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब ये टेबल आप बनाओगे तो यहाँ मिनिमम रेशो इधर है, तो S3 जो होगा इट विल बी रिप्लेस्ड बाय x1 नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट टेबल बनाओगे वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका टेबल जब बन जाएगा तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा जे वैल्यूज हैं दे आर ऑल लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, पहली चार वैल्यूज 0 आ गई और ये लास्ट वाली नेगेटिव है, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो यही आपका फाइनल टेबल बनेगा, राइट। और जो हमारे ये तीन बेसिक वेरिएबल्स हैं S1, x2, x1, ये हमारे फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो जितना अभी तक हमने पढ़ा है ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। ऑल डेल्टा जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन केस। ठीक है, अगर वो आ जाता है तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, वैल्यूज क्या बनेंगी हमारी, x1 इज इक्वल टू 50, ये हमारी सॉल्यूशन वैल्यूज होती हैं bi। तो x1 50 है, x2 125 है, s1 25 है, x2 इज इक्वल टू 125, S1 इज इक्वल टू 125। ठीक है, और ये तीनों हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, राइट। देखिए अब जब हम इसको, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अगर हम उसमें पुट करेंगे मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 8x1 प्लस 16x2। अब हमें यहाँ S1, S2, S3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके कोफिशिएंट 0 है। तो अगर यहाँ भले ही S1 125 आया है लेकिन वो फिर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेन यही टर्म्स रहेंगी, 8x1 प्लस 16x2। अगर हम इसमें x2 x1 की वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 50 प्लस 16 इंटू 125, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 8 into 50 is 400, 16 into 125 is 2000। ठीक है, और इसको ये आपका आ गया टोटल 2500, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने जो किया था उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन अब इसमें एक चीज डिफरेंट क्या है, वो चीज है, अब हम इसको पहले ये सारे हटा देते हैं। देखिए अब आपको क्या करना होता है, जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपको एक चीज वहां पर देखनी है, वो क्या चीज देखनी है, क्या कंडीशन है वो, यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन ऑल बेसिक वेरिएबल्स, चलिए शॉर्ट में ही लिखते हैं यहाँ पर, ऑल बेसिक वेरिएबल्स हैव delta j equal to 0 and non-basic variables are not equal to 0। ठीक है, ये हमारे देता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं S1, x2 और x1 जो हमारे फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट है। तो इन तीनों के अगर हम डेल्टा जे देखेंगे तो वो 0 होने चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ देखो x1 का अगर हम डेल्टा जे देखें 0 है, x2 का भी डेल्टा जे 0 है और s1 का भी डेल्टा जे 0 है। यहाँ तक कंडीशन हमारी सही है। अब दूसरी कंडीशन साथ में क्या होनी चाहिए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स वो 0 नहीं होने चाहिए। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, इनके अलावा, इन बेसिक वेरिएबल्स के अलावा जो वेरिएबल्स बच गए वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पर, s2 एंड s3, ये नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब देखो s3 तो -8/3 है, चलेगा, लेकिन s2 0 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी नॉन बेसिक वेरिएबल इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। दैट विल बी द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, हमारे पास उस केस में मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस द नॉन बेसिक वेरिएबल s2 is equal to 0, therefore this is a case of multiple, क्योंकि ऑप्टिमल तो मिल गया है हमें लेकिन वो ऑप्टिमल यूनिक नहीं है, हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो देयरफॉर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये हमारा पहला केस था मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का, लेकिन हमने सिर्फ यहीं पे अपने आंसर को छोड़ नहीं देना है, हमने इस चीज को शो करना है कि अगर हम, अब S1 एक वेरिएबल था, तो यहाँ पर अगर हम S1 को रिप्लेस करते हैं S2 के साथ तो उस केस में हम देखेंगे हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, S2 जो है, चलिए अभी हम ये नहीं बोलते कि S1 को ही रिप्लेस करना है, हम ये बोलते हैं कि हमें S2 को एंटर करवाना है। ठीक है, तो S2 को एंटर करवाने का क्या मतलब हुआ कि S2 वाला जो कॉलम है ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल बनना है, राइट। तो एंटरिंग वेरिएबल बनना है तो उसके लिए हमें क्या चीज करनी पड़ेगी, पहले मिनिमम रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मिनिमम रेशियोज क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें लिविंग वेरिएबल भी तो चाहिए, अगर S2 एंटर कर रहा है तो वो किसकी जगह एंटर कर रहा है वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जितने मिनिमम रेशियोज के लिए BI की वैल्यूज हैं ये 3, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 25 डिवाइड बाय 125 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करके हम देखेंगे, ये हमारा की कॉलम बनता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको एंटर करवाना है, अब हम ये कंडीशन पहले लेके चल रहे हैं कि इसको हमने एंटर करवाना है, तो जिसको एंटर करवाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा वो की कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो की कॉलम वैल्यूज हैं 1 1 एंड -2, 1 1 -2, और इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 125, ये बन जाएगा -25। ठीक है, अब मिनिमम रेशो होता है, इनमें से हमें मिनिमम सिलेक्ट करना है, लेकिन हमने पहले भी ये बताया है कि मिनिमम का मतलब है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम -25 को इग्नोर करेंगे। 25 और 125 में से मिनिमम कौन सा है, 25। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगी की रो और यहीं से हमें मिलेगा लिविंग वेरिएबल, तो लिविंग वेरिएबल कौन सा बन गया, S1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम S1 को रिप्लेस करेंगे S2 के साथ और फिर देखेंगे कि हमारा क्या सोल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो हमारा टेबल कैसे बनेगा। अब आपको पता है कैलकुलेशंस कैसे करनी है, तो आई विल ओनली शो यू द कैलकुलेशंस पार्ट, सॉरी सोल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर वाला टेबल है, ये टेबल अभी जो हमने पीछे बनाया हुआ था वही टेबल है, और इसको जब हमने रिवाइज किया यूजिंग दीज रिप्लेसमेंट वैल्यूज या मिनिमम रेशो वाली वैल्यूज, इनको हम रिप्लेसमेंट वैल्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने ये नया टेबल, ये जो नीचे टेबल बना है ये नया टेबल बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स आ गए S2 X2 X1। ठीक है, और डेल्टा जे में देखिए ऑल वैल्यूज आर लेस देन और इक्वल टू 0, ये सारी 0 है और एक ये नेगेटिव है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इस केस में अगेन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्योंकि डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ साइड में लिखते हैं 8 इंटू x1 इज 100, है ना, यहाँ पर देखिए x1 100 है, x2 भी 100 आ रहा है, प्लस 16 इंटू 100, तो ये आपका बन जाएगा, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर 800 प्लस
1600 विच इज इक्वल टू 2400। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने इन वैल्यूज को रिप्लेस भी किया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम ही रहा। ठीक है, तो अगर आप s1 x2 x1 ले या फिर s2 x2 x1 ले मतलब हमारे सॉल्यूशन में, तो दोनों केसेस में विल गेट द सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं we have optimal solution but the solution is not unique, it is multiple in nature, we have more than one solution with us। ठीक है, for the given linear programming problem। ठीक है, I hope this is clear। तो ये कंडीशन आपको चेक करनी है। तो आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो आपने अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो डेल्टा जे में आपने लास्ट में देखना है लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए सारी वैल्यूज, और मिनिमाइजेशन के केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स में से किसी का डेल्टा जे वैल्यू 0 आ रहा है तो वो बन जाता है केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब हम सेकेंड केस की तरफ। ओके, सो दिस इज द सेकेंड केस, इनफिजिबिलिटी। हमारे पास ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 30x2 और 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और साथ ही नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। तो अगेन हमारी कंडीशंस जो हैं, दो बेसिक कंडीशन सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए और डिसीजन वेरिएबल्स अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्री नहीं होने चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो देखिए पहली दो जो इक्वेशंस इन इक्वेशंस हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनमें लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो वहां पर हमारे ये दो स्लैक वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, फिर थर्ड में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर हमारा सरप्लस वेरिएबल आया। अब क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ है तो ऑब्वियसली जब हम यूजुअली बोलते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा S1 S2 S3 से बन जाता है, तो लेकिन वो तब बनता है जब उनके कोफिशिएंट्स 1 होते हैं। तो यहाँ क्योंकि माइनस S3 है, हम सरप्लस वेरिएबल माइनस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है। तो ये सारी चीजें क्यों आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं और किस तरीके से ऐड करते हैं, ये हम सारा पहले की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जितने वेरिएबल्स आए S1 S2 S3 एंड A1, वो सारे हमने यहाँ पर भी शो किए हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, तो 0 इंटू S1 0 इंटू S2 0 इंटू S3 ऐड किया है, और हमने कहा था आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हम कैपिटल M लगाते हैं, जिससे हम बिग M मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का केस है इसलिए हमने यहाँ माइनस M इंटू A1 लिखा है। अगर ये मिनिमाइज होता तो हम यहाँ प्लस M इंटू A1 लिखते। ठीक है, ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये आ गया, और देखिए नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हमने सारे जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए थे वो सब यहाँ पर मेंशन किए हैं, x1 x2 s1 s2 s3 एंड a1 ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद नीचे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या डिनोट करता है, हमारे जितने वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल्स x1 x2, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जस्ट ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने ये कौन से कोफिशिएंट्स लिखे हैं, इसलिए हम अपने ही थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम ये चीजें ऊपर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स, ये मैट्रिक्स बनाया है, और फिर उसके बाद एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सारे वेरिएबल्स मेंशन होते हैं, और फिर ये राइट हैंड साइड। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स टेबल्स बनाना। तो सबसे पहले आता है इनिशियल सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमारे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस किस से बन रहा है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो S1 S2 और A1 से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये हमारे इनिशियली बेसिक वेरिएबल्स हम लेकर चलेंगे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारा टेबल इस तरीके से बनता है। आपने ये सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है और फिर मैच करनी है यहाँ से। ठीक है, तो हमारा पहला सिंप्लेक्स टेबल ये बनता है, ये जो ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा ये जो ग्रीन में है ये हमें की कॉलम देता है और एंटरिंग वेरिएबल बताता है, और ये जो थोड़ा पीच शेड में है ये हमारा लीविंग वेरिएबल और की रो बताता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लीविंग वेरिएबल S2 एंड की रो बताता है यहाँ से। ठीक है, और ये जो 4 है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की कॉलम की रो का, ये हमारा की एलिमेंट है। ठीक है, तो इस सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने यहाँ पर रिवाइज्ड
टेबल बनाया है। क्यों रिवाइज बनाया है? क्योंकि जो हमारी यहाँ पर डेल्टा जे वैल्यूज हैं दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का केस है, लेकिन ये यहाँ पर हाईएस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू है वो है, तो इसीलिए हमारा ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब जो नीचे वाला टेबल है हमने इस सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये सेकेंड टेबल बनाया है, ठीक है, रिवाइज्ड टेबल। तो रिवाइज्ड टेबल में हमने फिर से देखा कि अभी भी हमारी डेल्टा जे वैल्यूज जो हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ रही है, ये एक वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो इस केस में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पीच शेड में है S1, बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम रेशियो वैल्यू, ये हमारा लीविंग वेरिएबल यहाँ से बन जाता है, और S1 को कौन रिप्लेस करेगा, X2, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। फिर हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे और हमने देखा कि रिवाइज करने पर हमें ये टेबल मिला, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर पहुंच गए तो हमने देखा कि डेल्टा जे वैल्यूज जो हैं, अब देखिए पहली वैल्यू 0, फिर से 0, ये लास्ट वाली 0 उससे पहले नेगेटिव है, फिर उससे पहले अगर हम देखें 20/3 माइनस m/6, तो सिंस m इज अ वेरी बिग वैल्यू, तो छोटी सी वैल्यू में से अगर बड़ी वैल्यू माइनस करो तो हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलती है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव है। सिमिलरली ये S1 वाला भी देखिए, ये माइनस m/6 है ना, m इज अ वेरी बिग वैल्यू, तो इस छोटी वैल्यू -70/3 में से ये माइनस करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेज पे हमें ऑल डेल्टा जे आर लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हमें इसको फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर मिनिमम रेशियोज कैलकुलेट नहीं की है, राइट, क्लियर। तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना होता है, हम जब भी हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स हमारे होते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन हमें ये मिलता है ना, तो सॉल्यूशन हमारा है x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 20, a1 इज इक्वल टू 20। अब ये जो a1 आ गया ना हमारे सॉल्यूशन में, दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमने जब पिछली वीडियो में जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, तो हमने तब कहा था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका काम सिर्फ हमें इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करना है। क्यों? क्योंकि जब हम सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स, वो तो यूजुअली हम इनइक्वालिटीज के लिए वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाता है, किस वजह से, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल जो होता है उसके साथ नेगेटिव साइन होता है, तो जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाता है। तो सिर्फ उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनिशियली बन जाए, उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइनल सोल्यूशन में ये नहीं चाहिए, ये नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हमारे फाइनल सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है और उसने ये पॉजिटिव वैल्यू ली है, नॉन जीरो वैल्यू ली है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब हमें मिल गया, तो हमें चेक करना है कि वहां आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया, इसका मतलब दिस इज इनफिजिबल, ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज इनफिजिबल। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं दे आर नॉट सेटिस्फाएबल, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके फाइनल आंसर में आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, तो उसको हम कहेंगे दिस सॉल्यूशन इज इनफिजिबल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट केस इज अनबाउंडेडनेस। तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। The example is maximize z is equal to 10x1 plus 20x2. Then we have two constraints and non-negativity constraints. ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे राइट हैंड साइड दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, डिसीजन वेरिएबल्स अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों जगह कॉन्स्टेंट्स में ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा सरप्लस वेरिएबल, और सरप्लस वेरिएबल के साथ माइनस का साइन होता है, तो इससे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकता, इसीलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। और
फिर हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी दिखाना है, तो 0s1 प्लस 0s2 लगाया। साथ में क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का केस है तो -ma1 -ma2, ठीक है। और फिर नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स में हमने सारे वेरिएबल्स यहाँ मेंशन करने हैं, ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर उसके बाद हमने बनाया है मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b। तो यहाँ पर ये a वाला पार्ट होता है कोफिशिएंट्स का, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं सारे वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2 a1 a2, ठीक है। उसके बाद ये सारे वेरिएबल्स हैं x, और उसके बाद b हो गया हमारा जो राइट हैंड साइड के वैल्यूज हैं, राइट। अब इसके बाद अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए हम देखेंगे हमारे कितने हैं। ये दो वेरिएबल्स हैं a1 a2 जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इनिशियली हमारे बेसिक वेरिएबल्स हम लेंगे a1 एंड a2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या टेबल्स बनते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ये टेबल है, हमने स्टार्ट किया है इन दो बेसिक वेरिएबल्स के साथ a1 एंड a2। तो ये और इनके कोफिशिएंट्स हैं दोनों के -m, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हम देखते हैं कि जो डेल्टा जे वैल्यूज हैं ये अभी सारी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आई हैं। पहली दो वैल्यूज हैं पॉजिटिव, तो ये वाली ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि ये 9m है, ये 3m है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा बन जाएगा x2 जो है वो नेक्स्ट के लिए बनेगा एंटरिंग वेरिएबल। और मिनिमम रेशियोज कैलकुलेट करने पर हमें पता लगता है ये कम वाली वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा बनता है की रो, और इसी से पता लगता है लिविंग वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा यहाँ लिविंग वेरिएबल कौन सा है, a2, राइट। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में a2 विल बी रिप्लेस्ड बाय x2। तो देखिए नीचे जो हमने टेबल बनाया है यहाँ पर a1 एज इट इज है, a2 को रिप्लेस किया है हमने x2 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने सारी फिर से कैलकुलेशंस की, और फिर हमने देखा डेल्टा जे की वैल्यूज यहाँ पर अभी भी जो पहली वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब अभी भी सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एंटरिंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा x1, और वो किसको रिप्लेस करेगा, जब वो पता चलता है मिनिमम रेशो से। तो 10/3 होता है 3.33 समथिंग, और दूसरा 15 है। तो ये 10/3 छोटी वैल्यू है, ये हमारा बनता है लिविंग वेरिएबल। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, a1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में a1 विल बी रिप्लेस्ड बाय x1, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे का टेबल। उसके बाद फिर से ये रिवाइज टेबल बनता है, और रिवाइज टेबल में हमारे अब दो वेरिएबल्स कौन से आ गए, x1, और पहले वाले में हमने ये रिप्लेस करके यहाँ लिखा है x2, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस करने पर हमने फिर से डेल्टा जे देखा, तो 0 0, यहाँ पर 0, ये नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू अभी भी है। तो फिर से हमें रिवाइज करना है, दिस विल बी एंटरिंग वेरिएबल s1, ठीक है। और फिर मिनिमम रेशियोज जब कैलकुलेट की तो हमें -4 और 14 मिला। नेगेटिव साइन वाली वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, तो हमें ये मिला 14। इधर से मिलेगा लिविंग वेरिएबल और की रो। तो लिविंग वेरिएबल नेक्स्ट स्टेप में बन गया x2। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में x2 विल बी रिप्लेस्ड बाय s1, और ये जो ब्लू लाइट ब्लू बॉक्स में आप देखेंगे हर टेबल में, वो हमारा की एलिमेंट होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ की रो एंड की कॉलम, राइट। इसके बाद देखिए हमने फिर से रिवाइज किया, और रिवाइज करके अब हमने क्या किया, x1 x2 था शुरू में बेसिक वेरिएबल, तो x1 एज इट इज है, x2 हमने रिप्लेस किया है s1 के साथ, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जब हमने सारी कैलकुलेशन की तो हमने देखा कि डेल्टा जे वैल्यू जो है हमारी, इसमें अभी भी हमारा ये एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अभी भी सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं आया है, हमें फिर रिवाइज करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर क्या पता लगा, S2 जो है वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा नेक्स्ट टेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको ये रिप्लेस किसको करेगा, उसके लिए हम देखते हैं मिनिमम रेशो। अब देखिए यहाँ मिनिमम रेशो दोनों ही नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हमने मिनिमम रेशो में मिनिमम वैल्यू देखनी होती है, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अब हमारे पास रिप्लेस करने के लिए कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो S2 ने एंटर तो करना है, लेकिन लीव करने वाला वेरिएबल हमें नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप आकर हमारा पूरा जो प्रोसीजर है, सिंप्लेक्स मेथड है, वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो और इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, तो कहने का मतलब ये है कि S2 ने एंटर तो करना है, तो इसका मतलब हम S2 को इट कैन बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन का केस है ना, तो हम बोलेंगे दिस वेरिएबल कैन बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली विदाउट
ड्राइविंग वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स टू जीरो। ठीक है, होता क्या है कि जब भी जो लिविंग वेरिएबल होता है ना, जब वो सिस्टम से बाहर निकल गया इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन यहाँ पर S2 एंटर तो कर रहा है, लेकिन वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को जीरो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि S2 इनकमिंग वेरिएबल है एंड इट्स वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली। तो जब इनडेफिनेटली हो गया इसका मतलब द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। ठीक है, उस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर ये मिनिमाइजेशन का केस होता तो हम बोलते दिस वैल्यू कैन बी डिक्रीज्ड इनडेफिनेटली विदाउट ड्राइविंग वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स टू जीरो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब अगर कभी भी किसी भी स्टेज पर हमारा ये जो मिनिमम रेशो है या तो वो सब नेगेटिव आ गया या फिर इन्फिनिटी आ गया, उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी अनबाउंडेड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये थे हमारे इसी के साथ तो ये थे हमारे तीन केसेस जो हमने आज डिस्कस किए, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, इनफिजिबिलिटी एंड अनबाउंडेडनेस। ठीक है, तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो हमने किस केस में बोलना है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, किस केस में हमारा सॉल्यूशन इनफिजिबल है और किस केस में हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग केसेस रह गए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही एंड आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।